Hello guys, welcome to the third class of direct taxation. So in first two classes we have learned basic concepts of direct taxation. और अब तो आप लोगों का निर्मल डागा सर के साथ आईडीटी भी शुरू हो गया है. टैक्स में बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैर रहे होंगे एकदम. इनडायरेक्ट टैक्स में भी आपको बहुत कुछ सर बताए होंगे टैक्सेशन क्या है ना, क्यों लगता है. हम लोगों ने डीटी में भी कुछ ऐसी बेसिक चीजें की थी, जैसे व्हाट इज अ टैक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. फिर हमने क्या समझा था, कुछ अच्छा दोनों के बीच का डिफरेंस समझा था, बहुत अच्छा. फिर इनकम टैक्स क्या है ना, इनकम टैक्स का जर्नी पढ़े थे. टैक्स क्यों लगाती है सरकार, ये पढ़े थे. इनकम टैक्स के 5 कंपोनेंट है. इनकम टैक्स एक्ट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, हर साल का बजट, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन है, इनकम टैक्स में रूल्स है और केस लॉ है. फिर मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किस पे लगता है, टोटल इनकम पे. फिर गलत, लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन. 23-24 में जो इनकम हम कमाए उसके ऊपर टैक्स हम कब देते हैं, 24-25 में. तो 23-24 वाला पर्सन क्या बोलेगा कि 24-25 मेरे लिए असेसमेंट ईयर है. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब किए थे. प्रीवियस ईयर मतलब होता है जिस साल हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर जिस साल आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी इमर्ज होता है. टैक्स लाइबिलिटी इमर्ज होता है. पर्सन का मतलब किए थे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, एलएलपी, बीओआई, और जो कुछ नहीं है वो क्या है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन. क्लियर है. ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी. फिर मैंने आपको बताया था इनकम का मतलब. इनकम का जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, याद है ना. मतलब इसका डेफिनेशन एक्सपैंड हो सकता है. इनकम के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो वो हर चीज जो नॉर्मल मीनिंग, जनरल मीनिंग के हिसाब से इनकम है. इनकम कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी. इलीगल इनकम भी आता है ना. रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, इनकम होता है, बट जनरली कैपिटल रिसीट इनकम. ये सब पढ़ाई थी क्या, नहीं नहीं पढ़ाई थी. ठीक है, मैं अभी थोड़ा ये, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं वापस पढ़ा देती हूँ. मैं ये कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज कराऊंगी. अच्छा, तुम लोगों को टैक्स निकालना सिखाई थी ना, न्यू रिजाइम से भी और ओल्ड से भी. देयर इज वन कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ, लेकिन अभी 2-3 क्लास और करोगे फिर मैं मार्जिनल रिलीफ कराऊंगी. कारण बताऊं, थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. पहले तुम थोड़ा सा 1-2 चैप्टर में कंफर्ट बना लोगे ना डायरेक्ट टैक्स में. देखो आईडीटी में तुमको कंफर्ट आने में टाइम नहीं लगेगा. चैप्टर शुरुआत हो गया होगा जहां तक मुझे पता है सप्लाई, लेकिन तुम्हारा डीटी में कंफर्ट आने में टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा. आज तीसरा ही क्लास तो है, 6-7 क्लास जब हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को मार्जिनल रिलीफ करा दूंगी. समझ आ रहा है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है. थोड़ा सा इनकम बढ़ने से अगर हमारा टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होता है तो देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज मार्जिनल रिलीफ. वो मैं पढ़ा दूंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं. अभी मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ा रही हूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी रेसिडेंशियल स्टेटस. ठीक है, चलो. अभी बोलते हैं इनकम क्या होता है. इनकम का डेफिनेशन कहां दिया गया, 2 क्लॉज 24 में. कहां दिया गया, आप लोग YouTube चैनल पे भी जो नहीं जुड़े जुड़ जाओ. आप YouTube चैनल से भी सेशन कर सकते हैं. आज का हमारा थर्ड सेशन है, इसलिए ये लाइव है YouTube चैनल पे. अब इसके बाद से जो क्लासेस होगी वो सिर्फ हमारे लवली ऑफलाइन एनरोल्ड बच्चों के लिए होगी. अब इनकम का डेफिनेशन समझते हैं. देखो, मैं तुमको एक सिंपल सा बात बताती हूँ, कभी नहीं पूछेगा डिफाइन इनकम. डिफरेंस पूछ सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का. इनकम का टाइप्स पूछ सकता है, हेड से क्वेश्चन आ सकता है, पर्सन आइडेंटिफाई करने देगा. राम प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है तो पूछ सकता है ये कौन से पर्सन में आता है. कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्या है, म्यूनिसिपल कम्युनिटी ऑफ कैलकाटा, लोकल अथॉरिटी.
तो आइडेंटिफाई करने दे सकता है, मार्जिनल रिलीफ से क्वेश्चन रह सकता है, या फिर टैक्स कैलकुलेट करने से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये चार ही एरिया है जो चैप्टर 1 से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। एक तो टैक्स कैलकुलेट करने एज पर ओल्ड रिजाइम, एज पर न्यू रिजाइम, 115 बीएसी याद है ना, या फिर ओल्ड के हिसाब से अप टू 2.5 लाख नील जो रेट वगैरह कराई थी। और जब मैं मार्जिनल रिलीफ सिखाऊंगी वो भी चैप्टर 1 का ही हिस्सा है। या फिर पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या पर्सन आइडेंटिफाई करने दे देगा। बताओ, रे एंड कंपनी लिमिटेड क्या है? इंडिविजुअल है, कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, एओपी है, बीओआई है, क्या है? पार्टनरशिप है। क्या है? पार्टनरशिप। रे एंड कंपनी अगर लिखा रहेगा तो ये एंड कंपनी लिखा हुआ है, मतलब वो पार्टनरशिप है। कंपनी के नाम के लास्ट में कंपनी नहीं लिखा हुआ रहता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड। इंडिविजुअल तो राम श्याम सीता गीता मुस्कान आशीष गौरव वंशिका इशिता, ये सब क्या हो गए तुम्हारे? इंडिविजुअल हो गए। समझ रहे हो? अब मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ इनकम का मतलब क्या होता है। बोलते हैं इनकम का डेफिनेशन ना एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब होता है मींस। क्या मतलब होता है? मैं लिख दी मैंगो मींस, मतलब अब अगर मैंगो का मतलब कुछ है तो यही है, कुछ और चीज मैंगो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है पक्का? लेकिन अगर मैं कोई चीज के डेफिनेशन में लिखती हूँ इंक्लूड्स, उसका मतलब है कुछ चीजें तो वो है ही, साथ में ये भी इंक्लूड हो सकती है। जैसे कंपनी लॉ के अंदर हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट में एक ऐसा डेफिनेशन पढ़े थे। जब आप लोग मेरा कंपनी लॉ का इनिशियल क्लास करोगे ना, यू विल फील द डिफरेंस कि लॉ को समझाना सिखाई है मैम हम लोगों को। मैं बेसिक चीजें फर्स्ट 3 क्लासेस में कराई थी। सेक्शन कैसे पहचानते हैं, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, कोई रट्टा नहीं मरवाई थी। लॉजिक से सिखाई हूं हाउ टू आइडेंटिफाई। मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब बताई थी, डिफरेंस कराई थी। समझ आ रहा है? एक्ट को कैसे इंटरप्रेट और रीड करते ये करना सिखाई थी। किए थे ना बेसिक क्लासेस में। तो किसी भी डेफिनेशन में अगर इंक्लूड्स लिखा है मतलब वो डेफिनेशन में और भी चीजें आ सकती है। लेकिन अगर किसी डेफिनेशन में मीन्स लिखा है, जो है यही है, और चीज ऐड नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? चलो, तो बोलते हैं इनकम का मतलब है इंक्लूड सच थिंग विच द टर्म सिग्निफाई अकॉर्डिंग टू जनरल एंड नेचुरल मीनिंग। नेचुरल और जनरल मीनिंग जो भी टर्म्स को इनकम मानेंगे वो इनकम में ऐड हो जाएगा, वो इनकम के मीनिंग में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब इनकम को लेके कुछ बेसिक बातें तुमको बताई गई है। बोला इनकम कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी। तुम जब जॉब करोगे तुम्हारा एक पैकेज डिसाइड होगा, साथ में तुमको एक क्या नाम है, मोबाइल दिया गया, लैपटॉप दिया गया, रहने के लिए घर दिया गया। घर, मोबाइल और लैपटॉप का वैल्यू भी तुम्हारा क्या है? इनकम है। समझ आ रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको ये बात पता होगा सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटीज बहुत होता है। अभी तुम फैसिलिटीज ही बोलो, जब मैं सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि कुछ परक्विजिट्स होता है उसमें, है ना, कुछ अलाउंसेस होते हैं। अभी समझो फैसिलिटी, बोला तुम्हारा बच्चा का पढ़ने का खर्चा कंपनी दे देगा, तुम्हारा रहने का खर्चा कंपनी दे देगा, तुम्हारे आने जाने का खर्चा कंपनी दे देगा, दिन में एक बार का खर्चा खाने का दे देगा, क्योंकि कुछ लोग दिन में 6 बार भी खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाते ही नहीं है, जैसे हमारी स्टूडेंट मुस्कान, है ना। समझ आ रहा है? तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जो आपको इतना कुछ फैसिलिटी दिया वो इनकम नहीं है क्या? तुम क्या बोलोगे मेरा सैलरी बस 20 जा रहा है, और जो फ्री में रह रहे हो, फ्री का खाना खा रहे हो, वो सब इनकम नहीं है क्या? तो इनकम कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। समझ में आया? इनकम में इलीगल इनकम भी आता है, सट्टाबाजी, बेटिंग। आईपीएल शुरू होता है तो बहुत लोग करते हैं, क्या गौरव? अरे तुम नहीं करते, हम ये थोड़ा ना बोले तुम करते हैं, सुना तो होगा ही आशीष। इतना देखो, जो चोर होते हैं ना, बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या मतलब होता है? पहले ना कर देगा या फिर ऐसा हंसेगा कि समझ आ जाएगा। हमें पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है गौरव, अब तुम ब्लश कर दिया, हम क्या समझेंगे? है, है क्या? यहां भी फंस गया, एक्सपोज हो गया तुम पहला ही क्लास में। पहला क्लास तो नहीं, थर्ड क्लास है डीटी का ना तुम्हारा, थर्ड क्लास में। चलो, जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली इनलीगल इनकम को भी इनकम टैक्स इंक्लूड करता है। क्यों? आज एक बात बताओ, अगर बोलते हैं इनलीगल इनकम, सोचो अगर बोलते हैं इनलीगल इनकम हमारे इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है, हम सब छोड़ के इलीगल इनकम कमाते,
टैक्स ही नहीं देना पड़ता, हम क्यों इतना गला चीख चीख के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं? हम भी ड्रग्स, गांजा, दारू, यही सब का दारू तो खैर लोग लीगली उसका बिजनेस करते हैं, हम भी वो सब चीज का बिजनेस करते हैं, मेरे से बेटर तुम लोग नाम जानते हैं। समझ आ रहा है? अब देखो, अब तो तुम्हारे तरफ नहीं देख रहे हैं, तुम खुद स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलीगल इनकम भी इनकम में इंक्लूड होती है, क्योंकि उस पर हैवी टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स लगते हैं या नहीं लगते, सब बात का बात है, इनकम तो है। एक बात मेरे को बताना, ठीक है, एक चीज पूछ रही हूँ, जो चीज इनकम है आगे उस पर टैक्स लगेगा, ये तभी डिसाइड होगा अगर कोई चीज इनकम है। लेकिन अगर कोई चीज इनकम नहीं है तो क्या उस पर टैक्स लगने का बात भी होगा? नहीं। समझ में आ रहा है? यस, समझ आ रहा है? आज आपको आपके पापा हर महीना 5,000 रुपया देते हैं, वो आपका इनकम नहीं है। अगर होता तो आगे बात होता कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो तुम्हारे इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो वही बोलते हैं इलीगल इनकम भी आता है। अच्छा, इनकम रियल होना चाहिए, फिक्शनल नहीं। हम बोले कल मेरे सपने में रणवीर कपूर आए, मेरे को 10 करोड़ रुपया अपने नाम पे दे दिए कि श्रुति मैडम आप इतनी सुंदर हैं, आपके लिए 10 रुपया कुर्बान है, 10 करोड़ रुपया कुर्बान है। समझ आ रहा है? देखो फिक्शनल बात बोले ना, इसलिए झूठ निकल गया। समझ आ रहा है? तो फिक्शनल नहीं होना चाहिए। जैसे लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं शादी करने के बाद, तुमको ये लाके देंगे, वो लाके देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तो वो सब क्या है? फिक्शनल है, काल्पनिक बातें हैं। समझ आ रहा है? तो इनकम क्या होना चाहिए? रियल इनकम होना चाहिए। यस, करेक्ट। अच्छा, अगर किसी इनकम के टाइटल को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, हम तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल दें। आज मानो मेरे को सैलरी मिलता है, ठीक है, मिलने वाला है, किसी महीने मेरा मैनेजमेंट हमको बोल रहा है कि तुमको इस महीना सैलरी नहीं मिलेगा, बहुत एब्सेंट थे। हम बोले जितना एब्सेंट थे काट लो, बाकी तो दोगे ना इनकम। झमेला चल रहा है इस बात को लेके, तो क्या वो मेरा इनकम नहीं कंसिडर होगा? होगा। बोलते हैं डिस्प्यूट टू टाइटल का कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, इनकम तो वो अभी भी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ये नहीं पढ़ा रही हूँ कि टैक्स लगेगा, मैं ये सिखा रही हूँ इनकम में क्या क्या चीजें हो सकती है। अच्छा, जितने भी रेवेन्यू रिसीट होते हैं वो इनकम होते हैं। जैसे हर महीना, हर साल डिविडेंड आ रहा है, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, सेल हो रहा है, ये सब रेवेन्यू रिसीट है। मैं तुमको एक सिंपल सा बात बताऊं, जब भी वर्ड आए रेवेन्यू और जब भी वर्ड आए कैपिटल, रेवेन्यू का मतलब है इट विल इंपैक्ट पीएल, और कैपिटल का मतलब है इट विल इंपैक्ट बैलेंस शीट। समझ आ रहा है? तो जनरली इनकम रेवेन्यू रिसीट होती है। यहां लिखा है रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल होता है। आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सेल मिल रहा है, अगर वो लिमिट एक्सीड करेगा, अगर ओल्ड रिजाइम का बात करें 2.5 लाख से ज्यादा, तो टैक्स लगेगा इंडिविजुअल के लिए अगर बात करें तो। लेकिन कैपिटल रिसीट जनरली टैक्सेबल नहीं होता है। क्यों? कैपिटल रिसीट का एग्जांपल, हम बैंक से लोन लिए, वो मेरे कहां हिट करेगा? बैलेंस शीट को लोन लिए, पैसा आया, आप बोले मैम पैसा आना मतलब इनकम, एकदम बकवास मत करना, हम कभी भी ये नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? कभी भी नहीं। तो ये कैपिटल रिसीट है, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं। लेकिन कुछ केसेस में कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होता है, धीरे धीरे करेंगे, और कुछ केस में रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल नहीं भी होता है। समझे? तो जनरली क्या होता है, कैपिटल रिसीट टैक्सेबल और रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल, कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल। बट कभी कभी ये टैक्सेबल नहीं होता है और ये कभी कभी टैक्सेबल होता है। इनकम में लॉस भी आता है। अब तुमको बताएं, हर साल आप अगर इनकम कमा रहे हो, जैसे मैं, मेरा हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जाता है, लेकिन अगर मेरा किसी साल लॉस है तब भी रिटर्न जाएगा। तो इनकम का मतलब लॉस भी होता है। और इनकम का मतलब लॉस क्यों होता है बताएं? आज इस साल का मेरा टोटल इनकम आया 10 लाख, ठीक, अगले साल मेरा लॉस आया 15 लाख, कितना का लॉस हो गया? अच्छा, लॉस कब होगा? सैलरी में या पीजी बिजनेस जब कर रहे हैं तब? सैलरी में कहां से लॉस होता है? बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरा कितना का लॉस आया? 15 लाख। अब हम चले गए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में मेरा इनकम है मानो 25 लाख। कितना इनकम है? नहीं, मेरा इनकम 10 लाख माना जाएगा। क्यों? 25 लाख से 15 लाख का लॉस क्या कर दिया जाएगा? लेस। तो इनकम में लॉस कंसिडर होता है, तभी ना लेस हुआ। इसी को लेके एक चैप्टर है सेट ऑफ। समझ आ रहा है? और कुछ अच्छा, कभी भी इनकम को 2 बार टैक्स नहीं लगा सकते। इस साल का कमाया हुआ इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा, क्या इस पे दोबारा टैक्स लगेगा? नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? अब बोलते हैं इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है।
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम बिजनेस करते हैं या फिर जैसे कि आप डॉक्टर हो तो तुमको जो फीस मिल रहा है वो क्या है, प्रोफेशनल फीस है। बिजनेस भी नहीं बोल सकते, सैलरी भी नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल है, तो वो प्रॉफिट एंड गेन में आएगा। डिविडेंड भी एक इनकम है, आपको कोई अलाउंस या बेनिफिट मिल रहा है ना, जैसे कि सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस मिलता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, हर साल इन्फ्लेशन होता है तो आपका सैलरी में डियरनेस अलाउंस होता है। और भी ऐसा बेनिफिट मिलता है। कैपिटल गेन, अगर हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? यस, वेरी गुड, KSPMH। यार तुम लोग ऐसा नाम क्यों रखते हो? चलो, और इंश्योरेंस प्रॉफिट भी क्या है, इनकम में इंक्लूड होगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, ये सब सबसे जो पैसा कमाओगे सब इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है। एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में, वो भी क्या होगा, इनकम होगा। तो मैं तुमको अभी रटवा नहीं रही हूँ, रटना है ही नहीं, मैं तुमको बस बता रही हूँ नॉलेज कि ये सब चीजें इनकम में आती है। तुम अगर आज बैठो मैं तुमसे पूछूं तुम लोगों को किस किस तरीके से इनकम कमाते देखते हो, आप बोलोगे मैम कुछ लोग सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, जो वर्कर लोग हैं वेजेस से पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। कुछ लोग होते हैं कोई काम नहीं करते हैं, पापा दादा जो भी है जमीन जायदाद दे के चले गए, बोले बेटा पढ़ने लिखने का काम नहीं है, जमीन जायदाद को रेंट पे लगाओ, जीवन भर रेंट से पैसा आएगा। तुम इतना क्यों हंस रहे हैं, तुमको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है, रेंट से पैसा कमा रहे हैं तो रेंट भी इनकम है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं है, रेंट है, इनकम है। सुनना, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ा था, बेच दिए, 10 लाख का प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक गया। सुनो, पहले लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते थे आज उसका वैल्यूएशन कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। समझ में आ रहा है? तो तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहोगे कि नहीं? हाँ, अभी ये सोच रहे हो, अभी पहले खुद तो कर लो, फिर सोचना बच्चा और बीवी का। समझ आ रहा है? चलो, समझ आया। तो बेसिकली बेसिकली ये सारे इनकम है ना। अच्छा, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे कि क्लासेस के साथ कोई बच्चे होते हैं ना बहुत सारे, आप CA CMA कर रहे हो, साथ में 1 2 बच्चों को पढ़ाते हो, उससे कुछ फीस आ रहा है, बिजनेस नहीं है, सैलरी भी नहीं है, तो वो भी एक इनकम है। तो इनकम का बहुत सारा तरीका हो सकता है, हम तुमको ऐसा ही एक लिस्ट पढ़ा दिए। एम्प्लॉय को कोई और बेनिफिट मिल रहा है वो भी इनकम है। समझ में आ रहा है? चलो, अब ये क्या लिखा हुआ है, आज अगर हमको किसी का टोटल इनकम निकालना है, वंशिका बताएगी टोटल इनकम क्यों निकालते हैं। वंशिका ही तो नाम है। यस, बिकॉज टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम। तुम लोग दिल पे हाथ रख के बोलना, तुम लोग को पता है क्या टोटल इनकम क्या होता है? नहीं पता है। टोटल इनकम को निकालने का पूरा एक क्या है, प्रोसेस है, पूरा एक क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले निकाला जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग आज इसीलिए एक चैप्टर शुरू करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में क्या जानना जरूरी है? नहीं, सबसे पहले जानना जरूरी है टैक्स क्या है, जो तुमको टैक्स के 2 क्लास में सिखाया गया है, बेसिक। अब तुमको जान, अब ना तुम ये बात बोल पा रहे हो कि मैम टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे। तो तुमको अभी पता है कि टैक्स क्या है, 2 टाइप का टैक्स है, सरकार क्यों टैक्स लगाती है, सब तुम कर चुके हो, आप किए थे फर्स्ट 2 क्लासेस। बहुत आलसी, आलसी लोग को एकदम हम ठीक कर देंगे, क्यों नहीं किया? इनरोलमेंट बाद में, वो आपको पहले बोला गया था ना, फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नहीं, नहीं बोला गया था। अभी हम टीम को पकड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स का क्लास यूट्यूब पे रहेगा, नहीं पता था? तुम डायरेक्ट टैक्स का पहला क्लास कर रही हो? ओके, फेस टू फेस, ठीक है। तुमको अभी फंसाएंगे तुम्हारी बात में थोड़ा देर बाद। पहले टैक्स करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम ये समझ गए टैक्स वगैरह क्या होता है। टैक्स किस पे लगता है, टोटल इनकम पे। डीटी को अगर तुम सही से करो ना, तुमको खुद डीटी पूरा सीक्वेंस में याद हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में समझे टैक्स क्या है, कितना टाइप का टैक्स है, टैक्स टोटल इनकम पे निकलता है। अब हम कहाँ आ गए, टोटल इनकम कैसे निकलता है। अब यही एक एक चैप्टर है, हर चैप्टर मिलके तुमको टोटल इनकम देगा, सारा चैप्टर मिलके तुमको क्या देगा, टोटल। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है,
अगर कोई रेसिडेंट है, अभी तुमको नहीं पता रेसिडेंट क्या होता है, अगर कोई रेसिडेंट है तो टैक्स का लायबिलिटी अराइज होगा। रेसिडेंट नहीं है तो अगर वो दूसरे देश में है, दूसरे देश से उसको इनकम आ रहा है, कहाँ टैक्स देना होगा, वहां यहाँ कहाँ, सब पता करेंगे। अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में होता है। ये सब मैं पढ़ाऊंगी तुमको। तो पहले क्या निकालना जरूरी है, वो रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप अलग अलग चीज है। टैक्स को, इनकम टैक्स को किससे मतलब है, रेसिडेंस से। समझ आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इनकम को डिफरेंट हेड में क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, इनकम को डिफरेंट हेड में क्लासिफाई। 5 हेड्स है इनकम का। अगर आप सैलरी से पैसा कमाते हो तो कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस इज फर्स्ट हेड। जब सीक्वेंस में भी लिखेंगे तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है। अगर हम बाप पापा जायदाद में दे दिए, दादा जायदाद में प्रॉपर्टी दे दिए, रेंट पे लगा दिए, रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, इनको बोलते हैं इनकम फ्रॉम, ये आपका सेकंड चैप्टर है। समझ लो, ये एक सेपरेट चैप्टर है, सेकंड हेड है ये। सेकंड क्या है, हेड। तीसरा, अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन से पैसा कमा रहे हैं तो ये कौन सा हेड है, थर्ड हेड है। किसी कैपिटल असेट को ट्रांसफर किए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सबको, तो उससे जो पैसा कमा रहे हैं, 10 लाख का प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचे, 90 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या ये पीजीबीपी में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, नहीं, ये तो रेंटल इनकम जाता है। सैलरी में जाएगा तो कहां जाएगा, कैपिटल गेन, ये फोर्थ हेड है, और ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। जितने हेड है सब एक एक सेपरेट चैप्टर है, और यही तुम्हारा 90% सिलेबस भी है डीटी का। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और कोई इनकम अगर किसी हेड में नहीं आया तो वो कहां जाएगा, जैसे डिविडेंड, कहां डालोगे, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, पीजीबीपी है, तुम्हारा धंधा है क्या डिविडेंड कमाने का, कैपिटल गेन है, ये क्या है, अदर सोर्स, छोटा मोटा ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कमाते हैं, गिफ्ट वगैरह मिलता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यही सब पढ़ेंगे। तो ये 5 हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। तो सबसे पहले मैं तुमको क्या सिखाऊं, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर क्या सिखाऊंगी, एक एक करके हेड। मैम पांचों एक बार में सिखा दीजिए, पागल है क्या, 90% सिलेबस ही 5 हेड है। सैलरी में लगेगा 8 क्लास, हाउस प्रॉपर्टी में लगेगा 4 से 5 क्लास आराम से लगेगा, लेकिन हम हाउस प्रॉपर्टी में गजब गजब ट्रिक सिखाएंगे, उससे तुम लोगों को आराम हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हर हेड में इनकम को कंप्यूट करेंगे। पहले रेसिडेंशियल इनकम निकाल, स्टेटस निकाले, फिर इनकम को अलग अलग हेड में डाले। सोच के बताना, क्या किसी आदमी का एक साथ 5 हेड में इनकम हो सकता है, सैलरी से भी कमा रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा रहा है, बिजनेस से भी कमा रहा है, कैपिटल गेन से भी कमा रहा है, अदर सोर्स से भी कमा रहा है, गलत। सैलरी और पीजीबीपी कभी नहीं हो सकता, आप बिजनेस भी कर रहे हो और एम्प्लॉय भी हैं, ये इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है, कुछ केस में अलाउ करता है, लेकिन आप बाकी हेड हो सकते हैं। आज हम सैलरी भी कम कर रहे हैं, मेरा एक प्रॉपर्टी है, रेंट से भी आ रहा है, बहुत लोग ऐसे ही हैं, बिजनेस भी कर रहा है, रेंट से भी पैसा आ रहा है, शेयर में पैसा लगा रहेगा, डिविडेंड से भी आ रहा है, प्रॉपर्टी भी खरीदता बेचता रहता है, हर तरफ से लक्ष्मी का आशीर्वाद है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो पहले हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाले, इनकम को अलग अलग हेड में डाले, फिर हर हेड में इनकम को क्या किए, कंप्यूट किए। फिर कुछ इनकम ऐसा होता है जो मेरा नहीं है, मेरे पति का है, मेरे बच्चों का है, लेकिन फिर भी मेरे पास आके ऐड होगा, इसको बोलते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्लबिंग। समझ आ रहा है। आपको बताया था ना, मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड मानो मेरे को एक प्रॉपर्टी नहीं गिफ्ट की है ना, उसका रेंट, बोले हर महीना जो रेंट आएगा ये तुम ले लेना। हम तो बहुत खुश थे, हर महीना मेरा रेंट आ जाएगा, अगर 20-25 हजार का, कितना अच्छा बात हो जाएगा। बाद में पता चला वो अपना टैक्स बचाने के लिए ऐसा किए, समझ रहे हो। लेकिन ये बात इनकम टैक्स एक्ट को पता है, तो वो बोलते हैं नहीं, आपको जो रेंट मिल रहा है वो आपके हस्बैंड के हाथ में जाएगा, माना क्या जाएगा कि वो इनकम हस्बैंड का ही है, तो उसको बोलते हैं क्लबिंग। फिर पिछला साल का लॉस वगैरह होगा, उसको सेट ऑफ वगैरह करेंगे, तो क्या निकलेगा, जीटीआई। क्या निकला, टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर एक चैप्टर है 6 से, अगर आप एलआईसी में पैसा लगा रखे हो, घर के लिए लोन ले रखे हो, एडुकेशन लोन ले रखे हो, मेडिक्लेम ले रखे हो, डोनेशन देते हो, ये सबका आपको क्या मिलता है, छूट।
मानो मेरा टोटल इनकम आया 10 लाख, इस चैप्टर के अंदर हम 2 लाख का डिडक्शन लिए, तो मेरा डिडक्शन का मतलब है जो तुम्हारे इनकम को कम कर देता है। तुम लोग को पता है, तुम लोग को शायद निर्मल सर बताएं एग्जेम्प्ट और डिडक्शन मतलब क्या होता है। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, मानो हम कोई इनकम कमाए 2 लाख का, बोला गया ये इनकम एग्जेम्प्ट है, मतलब ये कैलकुलेट ही नहीं होगा, छूट मिल गया। 2 लाख का इनकम कमाए, अब दूसरा सिनेरियो, बोला तुमको इसमें 10,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो 2 लाख में से 10,000 लेस करने दिया जाएगा, तो अब मेरा इनकम कितना माना जाएगा, 1,90,000। ये होता है एग्जेम्प्ट और डिडक्शन। समझ आ रहा है? तो फिर डिडक्शन वगैरह लेस करेंगे, क्या मिल गया, समझ आ रहा है ना? फिर इस पे क्या लगाएंगे, टैक्स रेट, कल सिखाई थी ना लास्ट क्लास, मतलब डीटी का, ओल्ड रिजाइम या न्यू रिजाइम से। अगर एप्लीकेबल है, हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो सरचार्ज ऐड होगा, अगर एप्लीकेबल है तो हमको रिबेट मिलेगा, फिर एक सेस ऐड होता है 4% से, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। समझ आ रहा है? और अगर हम ऑलरेडी कोई टैक्स दे चुके हैं तो वो लेस हो जाएगा, जैसे कि टीडीएस। आप जैसे जब भी कहीं सैलरीड पर्सन बनोगे, जहां आप जॉब करोगे, तुम्हारा तुम्हारा पैकेज लगा 20 लाख का, हर महीना जब तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको सैलरी देगा कुछ टैक्स काट के देगा। आप बोले क्यों काट रहे हो, मैम तो बोली थी साल भर के बाद में टैक्स देते हैं। नहीं, देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको टैक्स काट काट के देगा। अब तुम साल के लास्ट में पहुंचे, तुम्हारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी बना 5 लाख का, तुम बोले मैम 5 लाख में 2 लाख तो ऑलरेडी मेरा टीडीएस गया हुआ है, तो ये 2 लाख लेस करेंगे कि नहीं इनकम से, तो वही बोलता है टीडीएस लेस होगा। अब जो आएगा दैट इज योर टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल। अगर नेगेटिव में आएगा मतलब डिपार्टमेंट मेरे को वो पैसा रिफंड करेगा। मानो मेरा 20 लाख का टैक्स लाइबिलिटी आया, हमको देना था, मेरा टीडीएस दिया हुआ है 22 लाख, तो 2 लाख मेरे को डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिफंड करेगा। समझ आ रहा है? उल्टा 22 लाख का टैक्स आया और हम 2 लाख 20 लाख ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 2 लाख का क्या आ गया, टैक्स पेबल, मेरे को 2 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। मजेदार है ना बहुत? बताओ कोई डाउट है तो। बोलो बोलो फटाफट। इसको देखो एक बार आप लोग, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेप बताओ, रिवाइज करते हैं स्टेप। ठीक है, फिर हर जितना इनकम होगा सबको अलग अलग हेड में डालेंगे, हर हेड में अपना अपना इनकम कंप्यूट करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, फिर क्लबिंग ऐड करेंगे, अगर है तो सेट ऑफ करेंगे,
अब जो बचेगा वो क्या आया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपको क्या मिलेगा, डिडक्शंस। तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स रेट लगाएंगे, है ना, देख लेंगे ओल्ड या न्यू। न्यू सरचार्ज लगाएंगे अगर एप्लीकेबल है तो, रिबेट मिलेगा अगर एप्लीकेबल है तो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, अगर पहले ही एडवांस टैक्स या टीडीएस दे चुके हैं तो लेस होगा, तो क्या आएगा, टैक्स पेबल या रिफंड। देख लो, यही है फॉर्मूला। पहले क्या लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस तो निकालना होगा, तो थियरी है, निकाल लिए। फिर क्या किए, अलग अलग इनकम को अलग अलग हेड में डाले, कुछ को सैलरी में डाल दिए। फिर क्या किए, अगर क्लबिंग है तो वो ऑलरेडी ऐड हो जाता है, ऐसे अलग से लिख के ऐड नहीं करते। फिर सेट ऑफ कर दिए, फिर जीटीआई, फिर क्या, डिडक्शंस, फिर टोटल इनकम। अब इसी पे टैक्स रेट लगाएंगे, एडुकेशन एंड हेल्थ सेस ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे, और अगर रिबेट है तो रिबेट लेंगे। पक्का। चलिए, क्या अब हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत इजी है। आज और कल का क्लास और आपका खत्म हो जाएगा ये। समझ आ रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग इसको एक और क्लास तक लेके जाएंगे, मतलब फ्राइडे तक तो एनीवेज ये कंप्लीट होना है। समझ आ रहा है, तो चैप्टर का नाम क्या है, रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तुम रेसिडेंशियल स्टेटस भी बोल सकते हो, क्योंकि मैम टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। क्या होता है सबसे पहला काम, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। एक बात बताना, हम कुछ मार्क कर रहे हैं, ये लोग कौन है, क्या बात, दिल जीत लिए तुम लोग, ये लोग पर्सन है, सबका रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। हाँ, कहीं भी बोले कि रेसिडेंट मतलब जो इंसान है, समझ आ रहा है, किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है, पर्सन का। सबसे पहले हम लोग किसका रेसिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे, अगर तुम इंडिविजुअल का सीख गए, टॉपिक 2 और 3 मतलब एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एचयूएफ, 5 मिनट का गेम है। मेन दिमाग कहां लगाना है, यही थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है वैसे तो, मैं तुमको इतना इजी कर दूंगी तुम्हारे लिए एकदम आसान होगा। ठीक है, चलो। अब जब देखो, जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लेंगे ना, देखो दो चीज होता है इसमें, दो चीज निकलता है, एक रेसिडेंट है या नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो रेसिडेंट ही नहीं होते हैं, तो उसका ऑर्डिनरी का बात होगा ही नहीं। कुछ होते हैं रेसिडेंट होते हैं बट ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं जो रेसिडेंट भी होते हैं और ऑर्डिनरी भी होते हैं। तो अगर कोई इंसान रेसिडेंट भी और ऑर्डिनरी भी है, तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड में जहां से भी कमा रहा है। तो अलग अलग वैसा कॉम्बिनेशन है, मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन वो बात हमारी सेकंड क्लास के एंड में होगी। पहले आपको टॉपिक 1 2 3 पे कमांड करना है। पहले क्या सीखना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, फर्म और कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले ये पढ़ो, रीड करो, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ऑफ टैक्स एक लॉ है। तुम मेरे साथ लॉ कर रहे हो ना, तो तुमको टैक्स को भी ऐसे जोर जोर दे के पढ़ने का आदत पड़ जाएगा, फ्लो में नहीं पढ़ना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसका निकालते हैं, और रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया निकालते हैं। किस पे डिपेंड करता है, किसी पीरियड पे जो वो इंडिया में रहा है। कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है। ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो, अब हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, पहले इंडिविजुअल, बाकी सब भूल जाओ। इंडिविजुअल के लिए 2 टेस्ट होगा, पहला होगा टेस्ट ए, फिर होगा टेस्ट बी। आप इंटर लेवल पे कब आए, जब फाउंडेशन क्लियर किए या बीकॉम क्लियर किए, तो पहला टेस्ट क्लियर करना पड़ा, फिर बी में आए। अगर आप ए क्लियर नहीं कर पाते तो बी में आते क्या, यहां भी वही बात है, या तो ए या तो बी नहीं होगा, ए होगा तो ही बी होगा। अगर तुम ए क्लियर नहीं करोगे तो आगे कोई बात ही नहीं होगी। सबसे अच्छा तो वही है। एक बात बताओ, कौन सा क्वेश्चन इजी है। एक क्वेश्चन आया, मिस्टर गौरव का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, मतलब ये बताओ वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों है या नहीं। तुम निकाले,
पहला में तुमको पता चल गया कि वो रेसिडेंट नहीं है, टेस्ट ए डिस्क्वालीफाई, तुम्हारे लिए तो इजी हो गया। अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो आगे कुछ होगा क्या? तुम बोले मजा आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए, हम कराएंगे ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ज्यादा माथापच्ची कहाँ होगा? जहां वो रेसिडेंट बन गया, अब लगेगा यार एक और चीज करना पड़ेगा, अब ये पता करना पड़ेगा वो ऑर्डिनरी है या नहीं। समझ आ रहा है? तो पहले हम इंडिविजुअल के लिए क्या निकालेंगे? टेस्ट ए। अगर टेस्ट ए क्वालिफाई कर गया तो आगे बात होगा, नहीं किया तो वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट के नीचे कोई भी एरो है, बात खत्म, बात आसान लग रहा है? आसान से ज्यादा मजा आना चाहिए। अब अगर वो टेस्ट ए क्वालिफाई किया है तो ये नोट्स हम भिजवा देंगे, सब हैंड रिटन पूरा तुम ही लोग का नोट्स है, ठीक है, बुक है ये अपने लोगों का। तो अब चेक करेंगे वो रेसिडेंट अगर है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। अगर ऑर्डिनरी है तो शॉर्ट में लिखेंगे ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नहीं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, एंड का मतलब है दोनों है। तो ये कब होगा? जब टेस्ट ए भी पास कर जाए और बी भी। और वो RNOR कब कहलाएगा? मैम रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पक्का? तो टेस्ट ए तो मैम किया पूरा, लेकिन इंटर पे नहीं कर पाया क्लियर। समझ में आ रहा है? बी पे अटक गया। समझ आ रहा है? इंस्टीट्यूट अब सीए फाउंडेशन को भी इतना टफ क्यों कर रहा है? इसीलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट का कहना है अब जिसको आगे जाना है वो फाउंडेशन पे उनका परख हो जाए कि वो आगे जाने लायक है या नहीं। जैसे इंजीनियरिंग में होता है, इंजीनियरिंग में सबसे टफ एंट्रेंस है, टेस्ट ए है, बी तो कर लेता है वो लोग क्लियर। 4 साल का कॉलेज होता है, मस्ती मजाक है ना, उसके बीच में कैंपस भी हो जाता है, इंटरव्यूज चलते हैं, असाइनमेंट चलते हैं, बट सबसे टफ क्या होता है? एंटर करना, टेस्ट ए। जो वही एंटर नहीं कर पाया वो आगे जाएगा क्या? नहीं। लेकिन जो ये पास कर लिया, क्या जरूरी है आगे पास हो जाएगा? पास हो भी सकता है, फेल भी हो सकता है। मेरे को एक बताना, अगर कोई रेसिडेंट है तो वो आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैम वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकता है एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकता है। तो मैम इसका मतलब ये है आज आप हमें 2 टेस्ट सिखाने वाली हैं, टेस्ट ए और टेस्ट ए क्या है? पहले टेस्ट ए सीखेंगे, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, तब टेस्ट बी पे जाएंगे, हड़बड़ी नहीं हम लोगों को। टेस्ट ए में 2 कंडीशन है, यहां दोनों पूरा करना है या एनी वन। अगर कोई इंडिविजुअल, अभी इंडिविजुअल के लिए सीख रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरा कर दे तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, सिर्फ रेसिडेंट कहलाएगा। ये मैं जानबूझ के गलत बोली थी, ये मत बोला मैम आप तो फिसल गए, गलत बोल दिए, ये हम जानबूझ के गलत बोले थे। समझ आ रहे है ना? तो बेसिकली कंडीशन ए और बी दोनों सीखेंगे, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो गया तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। ये हमें सिखाता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इसका क्लॉज ए है और क्लॉज सी है। क्लॉज ए बोलता है अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज रहा है या उससे ज्यादा तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा। या फिर 182 डेज नहीं रहा तो तुम क्या बोलोगे? नॉन रेसिडेंट। नहीं, टेस्ट ए के अंदर 2 क्राइटेरिया है, या तो ए या तो सी, या तो ए या तो सी। इसका क्लॉज क्या है? सी। ए में बोला उसका प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना जरूरी है? मिनिमम 182, नहीं रहा 182, बोल दे नॉन रेसिडेंट है। दूसरा कंडीशन लगा के देखो, अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा रहा है एंड पिछले 4 सालों में वो इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा है। एक सेकेंड, ये जो 4 साल है ये कौन सा 4 साल है? आज मानो मेरे को 25-26 का पता करना है कि वो रेसिडेंट है क्या। सुनना, तो 25-26 में वो कितना दिन रहा है वो देखेंगे, 60 डेज। लेकिन जो 4 साल वाला देखेंगे वो 25-26 से के पहले 4 साल, मतलब ये 4 साल मिला के उसका कितना होना चाहिए इंडिया में स्टे? 365 मिनिमम, प्लस इस साल स्टे कितना होना चाहिए? 60।
तब वो क्या बन जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट। एक बात बताना, मैं बोल रही हूँ तुम लोग बताना, क्या ऐसा है रेसिडेंट निकालने के लिए क्राइटेरिया ए या बी दोनों जरूरी है? एनीवन, ए या फिर बी। हाँ, क्लॉज सी। लेकिन क्या क्लॉज सी के अंदर दोनों कंडीशन होना जरूरी है या कोई एक? बहुत अच्छा, दोनों। तो इधर 182 हुआ तो ठीक, अगर हो गया तो ये देखने का जरूरत है क्या? नहीं, मैक्सिमम केस में तुम्हारा यही हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो यहां आएंगे, यहां दोनों देखना पड़ेगा, 60 प्लस 365 और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसके जस्ट 4 साल पहले, इसके जस्ट 4 साल पहले। मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, तुमको 25-26 का दे दिया है, वो कितना दिन रहा है? 24-25 का दिया, 23-24 का दिया 0, 22-23 का दिया 0, 21-22 का दिया, 20-21 का दिया, 19-20 का दिया। मैं, मेरे लिए दोनों ये रेलेवेंट ही नहीं है, चाहे वो कितना भी दिन रहा हो, मेरे को मतलब, मेरे को यही समझाना था। इमीडिएट 4 साल, सीक्वेंस में 4 साल जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर 0 है तो 0 ऐड करेंगे, यहां मानो वो रहा है 50 दिन, 50 प्लस 0 प्लस 0, 21-22 में रहा है 300 दिन, कितना बना? नहीं हुआ। अगर ये कट गया तो वैसे भी दोनों चाहिए, एक कट गया तो 60 होके भी कोई फायदा नहीं है। मैम 182 देख लीजिए, वो भी नहीं पूरा हुआ, तो वो रेसिडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वही लिखा है, सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ही इज रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। पक्का? एक्सेप्शन वगैरह हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। बनाए? कॉपी खोल लीजिए। अभी जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ब्रेटली, कुछ गलत है क्या नाम में? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, प्लेयर, विजिट्स इंडिया, मतलब इंडिया आया 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल वो इंडिया कितने दिन के लिए आता है? सिंस 10 years, पिछला 10 साल से वो हर साल कितना दिन के लिए आता है? 100 दिन। असेसमेंट ईयर अगर 26-27 है तो प्रीवियस ईयर क्या है? तो तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? प्रीवियस ईयर का। बताओ, सिर्फ ये निकालो। क्यों? क्यों है ये बताओ? 61A से है या 61C से है? ठीक है, तुम लोग होशियार हो, पूरा दुनिया होशियार नहीं है। समझ आ गया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी आएगा। ठीक है, 61A से क्यों नहीं है?
किसी भी साल 100 दिन से ज्यादा नहीं रहा है। तो अच्छा, लेकिन तुमको यहाँ निकालना किसके लिए, प्रीवियस ईयर 25-26। क्वेश्चन में दिया रहेगा असेसमेंट ईयर, तुम निकालना रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रेटली फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। और अगर असेसमेंट ईयर लिखोगे तो लिखना ये, लेकिन प्रीवियस ईयर कंसिडर करना 25-26। क्या वो 25-26 में 182 डेज रहा होगा? तो बाई 6/1 हिज नहीं रेसिडेंट बन सकता। 6/1 देखते हैं, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो 25-26 में रहा है क्या वो 60, 100 दिन रहता है। और इसके पिछला 5 साल, 4 साल 100 रहा है, कितना बना 400, 365 होने से ही चल जाता है, तो ये प्लस 365। तो बाई प्रोविजन ऑफ 6/1 ब्रेटली इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बनाओ, अभी 2-3 क्वेश्चन बनाओ। ये लिख लिए थे क्या क्वेश्चन? दे दूसरा क्वेश्चन। इसको तो लिख के बनाने का जरूरत ही नहीं, ओरली बना लो। प्रीवियस ईयर क्या होगा, 25-26। 25-26 का क्या मतलब होता है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। और यहाँ बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को वो परमानेंटली आ गया, कभी भी नहीं गया। तो मतलब वो 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 पूरा इंडिया में रहा। फिर 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 पूरा इंडिया में रहा। तुमसे कब का मांग रहा है, 25-26 का, तो 25-26 में तो वो 365 दिन रहा है। तो 6/1 से क्या बन गया ये, समझ आ गया? जब ए से बन गया तो बी देखेंगे क्या?
लिख लिए क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोग को, खुद से बनाइए। पूरा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ये आप लोग बनाइए, मैं ये सम आप लोग का चेक करूंगी।
क्या आया आंसर, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहला कंडीशन चेक करना चाहिए 182 डेज वाला। तो कौन सा असेसमेंट ईयर है, 24-25। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 23-24। बहुत अच्छे। 23-24 में क्या वो 182 डेज रहा है, नहीं रहा है। क्यों, वो 1 अगस्त 2023 को आया और 100 दिन के बाद चला गया। तो 1 अगस्त से 100 दिन काउंट करो। समवन प्लीज गिव मी कैलकुलेटर। Again came on 1st August 2023 and left after 100 days. तो 1 अगस्त से 100 दिन, हाँ क्या तुम लोग क्या किया बताओ, नहीं किया है। प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया ना ये, और 23-24 क्या है, 182 वाले में नहीं फिट बैठेगा, आप लोग यही बोल रहे हो ना। हाँ एकदम सही बात है, दूसरे क्राइटेरिया में तो बैठेगा फिट। ठीक है, अच्छा आंसर मिलाने से मतलब है, हम लोग हर साल का निकाल ले तो वो कितना कितना दिन रहा है। ठीक है, 23-24 में वो कितना दिन रहा, सिंपली ये बता दो, 100 दिन रहा। अच्छा देखेंगे, ठीक है। 23-24 में अभी वो 100 दिन रहा क्योंकि वो 1 अगस्त 2023 को आया और 100 दिन रहा। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, एक को इंक्लूड करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ज्यादा हो गया। ठीक है, नवंबर तक जाएगा ना, अगस्त का 31 दिन, सितंबर, अक्टूबर, 8 नवंबर तक रहा। ठीक, मतलब इसके कहने का ये मतलब है, मतलब 23-24 के अंदर ही रहा। ठीक है, हम ये देख रहे थे कहीं 24-25 में भी उसका डेज है क्या। ठीक है, 23-24 में वो रहा 100 दिन अभी के अकॉर्डिंग। अच्छा, आया वो कब था, 1 अगस्त 2022, मतलब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, 22-23। अभी एक बार 22-23 का मेरे को बताओ, 40 दिन, अभी 40 दिन, फिर वो चला गया 40 दिन रह के, फिर वो कब आया, 1 अप्रैल 2023 को, कितने दिन के लिए, 60। 1 मार्च 23 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 22-23 ही है, तो इसमें तो मार्च का कितना दिन, 31, तो मतलब इसी में आ गया। तो वो 22-23 में टोटल कितना रहा, 71 डेज। हम एक बात बोले, हमें क्वेश्चन आसान दे दिए तुम लोगों को, अगर हम ये डेज नहीं देते ना तब तुम लोग को मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ता। इतना जो हंस रहे हो, हम समझ गए थे कहाँ तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग मंथ वाइज तुम लोग को करना नहीं पड़ा, करना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, 22-23 में रहा वो 71 दिन। ठीक है, अच्छा 23-24 में वो कितना दिन रहा, कौन सा 30, नहीं ये 1 अप्रैल 2023 को चला गया ना, नहीं आया, 30 दिन इधर रहा, 60 दिन वो रहा। जब वो 1 मार्च 2023 को आया तो 60 दिन रहा, तो 23-24 में वो रहा, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 30 दिन, और बाकी 30 दिन कौन से फाइनेंशियल ईयर में चला गया, 23-24, 31 दिन, 31, माफ कर दो, 60 माइनस 31 तो 29, तो ये भी यहाँ ऐड हो गया। तो 23-24 में वो रहा 129 दिन, और 22-23 में वो रहा 71 दिन, उसके बाद तो कुछ नहीं है। हमें निकालना कब का है, 23-24 का। तो क्या वो 23-24 में 182 डे रहा, नहीं, तो नॉन रेसिडेंट है। अब निकालेंगे दूसरे कंडीशन से, क्या वो 23-24 में 60 दिन है। तो कंडीशन 2 में पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और बी क्या है, इसके पहले 4 दिन का मिला के कितना होना चाहिए, 365, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले का तो क्या होगा, 22-23, 21-22, वो सब में तो कुछ रहा ही नहीं है, वो तो 0 है। समझ आ रहा है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है, अब देखो, एक पहले एकदम आसान क्वेश्चन लिए ब्रेटली वाला, जो तुम लोग बोले इसमें क्या ही था, फिर एक दिए वो ओरेली ही बन गया, ये तुम लोग थोड़ा बनाए। ठीक है,
अब हम एक दे रहे हैं, वो थोड़ा और अब डेंजर, अब डेज वाला नहीं। एक बात बता दूं, रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत अमेंडमेंट्स है, तो हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो पूरा अमेंडेड पढ़ा रहे हैं। बोलो, दो बात पूछो। है, पढ़ाऊंगी वो भी। अभी बोले ना अमेंडमेंट है। बहुत अच्छा। तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तुम वो सीख गए जो हम सिखाना चाहते हैं, इंटरलिंकिंग। ये दिख रहा है? आएगा। ठीक है, चलो। वैसे कई बार अलग भी हो सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स अलग अलग तरीके से इनकम को कैलकुलेट करता है ना? समझ आ रहा है? चलो, अभी वो सब का बात नहीं करते, उसके ऊपर भी एक टैक्स का चैप्टर है। अभी सम बनाओ। लड़का लोग तो ये सम जरूर सही बनाएगा। एकदम भी नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आई हेट दिशा पट बट फेवरेट भी नहीं है। सपोज मैम धर्मेंद्र जी इनकम अर्न की इस साल, बट अगले साल असेसमेंट ईयर में तो वो जिंदा ही नहीं है, सो इज लाइबल फॉर इनकम टैक्स। केविन, मैम वन डाउट। सर, CMA इंटर FMBG I understood, CFS, but FFS is not understandable. एक सेकेंड। चलो, आप लोग को एक नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया, वहां पे आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। दिशा पटनी केम इनटू इंडिया ऑन 1 April। हाँ, 18, 1 April 2018। मैं 8 अलग लिखती हूँ क्या? मतलब बहुत बच्चे जो मेरे को बोलते हैं मैम आपका 8-3 लगता है। क्यों ऐसा? बचपन में मेरी मम्मी हमको ऐसे ही सिखाई थी, दो गोल बनाओ, ऐसा क्या, ऐसा लिखें? चलो, 1 April 18 को आया, ठीक है, एंड लेफ्ट। अगेन केम ऑन 4 April 2020 एंड लेफ्ट ऑन 5 दिसंबर 2020। अगेन केम ऑन 1 February 2021 एंड लेफ्ट ऑन
डिटरमाइन हर, एक बात हमेशा याद रखना, मैं डेफिनेशन में बताई हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल ईयर का निकलता है, अप्रैल से मार्च कितना रहा, फिर अप्रैल से मार्च कितना रहा, है ना। तो इसमें मैं कुछ दी हूँ जिसमें कुछ दिन इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा और कुछ दिन उस दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। ये मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ। यस, ही इज लाइबल फॉर इनकम टैक्स। जब तक उनका डेथ नहीं हुआ था तब तक के इनकम पे कैलकुलेट होगा। बन गया। मजा आ रहा है तो
जिनका हो गया बहुत अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। दो तीन बना लो, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस सब कुछ बन जाए। सुनो, स्क्रीन दिख रहे? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, जिनका बन जाए उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स एक फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में रहता है 24-25 में 83 डेज। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। तो पहले ही बोल दिया कि 24-25 में 83 डेज है, तो 182 वाले से तो लगेगा नहीं। लेकिन दूसरा तो है 60 प्लस 365 इन 4 इमीडिएट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का पिछला 4 साल। तो मतलब उसका 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। तो सारा तुमको दिया हुआ है डिटेल 2009-10 से लेकर 20-21 तक का, सॉरी 23-24 तक का। तुम्हारे लिए रेलेवेंट है 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। एकदम आसान है ये तो। क्या आया? 377 है और 83 है, मतलब 60 तो रहा ही, तो रेसिडेंट तो है। फटाफट इसको देख लो, जिनका बन गया पहला वाला क्वेश्चन ये बना लो।
पहला वाला चेक करें, चलिए देखते हैं क्या बनाए हो तुम लोग। ओके गाइज आ जाइए, कहाँ है क्वेश्चन। पहले ये बताओ कौन से प्रीवियस ईयर के लिए निकालना है। पहले देखते 22-23 में वो कितनी दिन रही है, कब आई है 22-23 में। 22-23 शुरू होता है 1 अप्रैल 22 से, तो वो लास्ट चली गई थी 2021 में 31 अगस्त, ठीक है। और 22-23 में वो कब आई, 1 दिसंबर 22 को, मतलब और फिर वो गई नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है गई कब है, तो मतलब वो रह गई। तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी और मार्च 121। तो 22-23 में उसका 182 वाला क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या 22-23 में वो 60 दिन थी, हाँ वो तो 21 दिन थी, 121, तो 60 वाला हो गया। और 22-23 से पहले का 4 साल बताओ कौन सा होता है, 21-22, 20-21, 19-20। अब एक एक करके देखते हैं। चलो 21-22 में वो कितना दिन रही है, 21-22 में अगर देखें तो वो आई है 1 फरवरी 21, ये 21-22 तो हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ 20-21 हुआ। लेकिन वो 31 अगस्त 2021 को गई है, तो मतलब वो 21-22 में अप्रैल और अगस्त, अप्रैल टू अगस्त, तो अप्रैल में 30 दिन, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में कब गई, तो 153 रही 21-22 में। अब 20-21 में देखते हैं, वो 20-21 में, हाँ देखते हैं। पहले वो कब आई, 4 अप्रैल 2020 को, तो मतलब 1 अप्रैल होते ही क्या हो गया, वो 20-21 हो गया। और वो कब चली गई, 5 दिसंबर 2020 को। एक सेकेंड, अप्रैल में कितना दिन रही, 27, मई कितना होता है मई में, 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर में वो, दिसंबर में 1 को गई है, एक सेकेंड, 5 को गई है, सॉरी 5 को, तो 246 दिन रही इधर। और फरवरी में वो फिर आ गई 2022 में। 21-22 कब खत्म होता है, 31 मार्च 2022 को, है ना। तो वो 1 दिसंबर 2022 में आ गई है, तो इधर कितना लेंगे, दिसंबर का 31 दिन, 20-21 ना, सॉरी एक सेकेंड, 20-21, हाँ मैं ये ले ली थी। 20-21 में वो 1 फरवरी को आई है और 31 अगस्त को गई है, तो 2 ही महीना वो 20-21 में रही, बाकी तो 21-22 में चला गया, ठीक है। तो कितना रही, फरवरी और मार्च, मतलब 2 महीना, मतलब 60 दिन, 28 और 31, 59। आगे जाके देखने का जरूरत नहीं है, यहीं पे हो गया, 365 तो यही हो गया है, तो 365 भी फुलफिल हो रहा है और 60 भी, तो वो क्या है 61C के हिसाब से वो क्या है। आप लोग दोनों का कुछ गलती हुआ था, देखो साल को तुमको सीखना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसे आसान है, फाइनेंशियल ईयर सीखना पड़ेगा हमें। पहले तुम पहले क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले देखो कौन से प्रीवियस ईयर का मांगा है, कौन से का मांगा था। पहले सबसे पहले 182 देखते हैं, 22 दिन में तो वो रही नहीं 182, हम देख चुके हैं। कैसे देखे, अब ऐसे सोचो, तुमको अगर अभी डिफिकल्ट आ रहा है लिख लो, 22-23 शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 से 30, ऐसे ही आसान भी होता है 31 मार्च 2023। अब देखो कौन सा डेट मिल रहा है, वो कब आई है 1 दिसंबर 2022 को। 22-23 में देखो लास्ट वो गई है 31 अगस्त को, चली गई, उसके बाद कब आई 1 दिसंबर, फिर वो गई नहीं, तो मतलब 22-23 में तो वो 1 दिसंबर को ही आई है, तो 22-23 में वो कितना दिन रही, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 182 तो नहीं होगा, कितना आया था 121,
तो 182 से तो फुलफिल नहीं हुआ। अब पहले ईयर लिखो कि अब देखो 22-23 में 60 दिन रही क्या? हाँ रही है, क्योंकि वो दिसंबर में आई है 22-23 में, तो मार्च तक तो रही ही रही है। और अब लिख लो 22-23 का पिछला 4 साल, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। अब एक एक साल का देखो। 21-22 का क्या मतलब है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। क्वेश्चन में ढूंढो वो 21 में कब आई है। 1 फरवरी 21 को आई है, लेकिन 21 शुरू ही कब से होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, और वो गई कब है? 31 अगस्त 2021। तो मतलब वो 21-22 में कितना दिन रही? मैं बोलूंगी, सुनना। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 अगस्त 2021। समझ में आया? 21-22 में यही फॉल किया ना, वो निकाल लो। अच्छा, फिर वो कब आ गई वापस? 1 दिसंबर 2022। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? 21-22। हाँ, खत्म। फिर 20-21 निकालेंगे। हाँ, 20-21 में आई वो कब? 4 अप्रैल 2020। वो लेकर 5 दिसंबर तक रही, तो वो पूरा कैलकुलेट होगा। 20-21 और कब तक रहेगा? क्योंकि वो दोबारा आई है 20-21 में। 20-21 खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021, और वो 1 फरवरी को आई है। तो पूरा फरवरी और पूरा मार्च भी तो 20-21 में आया। तुम्हारे यहीं पे ना 365 हो जाता है, तुमको 19-20-18-19 निकालने का जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा क्या आ गया? ये रेसिडेंट। मैं इसीलिए बोली थी एक दो ट्रिकी सम बनाओ। समझ में आया? पक्का ना? इसी तरीके से निकलता है रेसिडेंट। समझ आया? तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप। बोलो। 28 लेके बना सकते हो। अजम्पशन नीचे लिख देना। इवन वाला लीप ईयर होता है। हाँ, हाँ, जैसे 20, 24। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप वो चीज लिख सकते हो। अब मेरा एक बात समझो। रेसिडेंशियल स्टेटस का सम बनाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले आपको ये रखना होगा कि पहले देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है। स्टेप 1 इज प्रीवियस ईयर। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले क्या लिखो? प्रीवियस ईयर। लिख लिए। अब देखो वो प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में लिख लो कब से कब वो प्रीवियस ईयर होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरा ईयर वाइज लिखो। जैसे ऐसे लिखो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब देखो इसमें वो कितना दिन रहा है इंसान। अगर 182 डेज नहीं रहा तो ये मत बोलो नॉन रेसिडेंट है। अभी सेकंड क्राइटेरिया देखो। तो 21-22 में अगर वो 60 रहा तो चलो ए तो हो गया सेकंड में। बी, मेन तो माथा पच्ची यही है। अब तुमको 21-22 का पिछला 4 साल लिखना होगा, तो क्या होगा? 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। अब इसके बगल में लिख लो, ये होगा 1 अप्रैल 2020 से। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये लिखो। तुमको ऐसा लगेगा मैम ये तो पता है, लेकिन अगर लिख के एक दो सम बना लोगे यू विल गेट कॉन्फिडेंस। इसमें कितना दिन रहा, इसमें कितना दिन रहा, लिखते जाओ लिखते जाओ। क्योंकि ऐसा भी होगा वो इस साल में कुछ महीना रहा है और कुछ महीना यहाँ फॉल कर गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम सम बनाओ। अगर ये चारों का मिला के 365 आ रहा है, अगर दो का मिला के आ गया तो पिछला 2 साल जाने का जरूरत ही नहीं है। 60 भी हो गया, 365 भी हो गया, तो वो क्या कहला गया? समझ में आया? तो यही आपका स्टेप है। पहले प्रीवियस ईयर लिखिए, पहले प्रीवियस ईयर को पूरा लिखो, फिर उसका 182 देखो। अगर नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर में 60 है, नहीं है 60, तब तो वो नॉन रेसिडेंट ही है। क्योंकि क्राइटेरिया 2 में तो ए और बी दोनों चाहिए ना। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। अगर मेरे को प्रीवियस ईयर 22-23 का चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस, 22-23 में वो आदमी 182 दिन नहीं रहा, कितना दिन रहा? 25 डेज। तो ये तो सम आगे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया 2 में ए और बी दोनों है। ए चला गया तो बी निकालेंगे क्या? नहीं, एंड है। बोलिए अब क्या डाउट है? एनीवन?
हाँ, ईयर वाइज लिख दो कितना कितना दिन रहा है, लेकिन पहले प्रोविजन लिखना चाहिए। तो पहले लिखो प्रोविजन, लिखो कि अ पर्सन इज इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड, इंडिविजुअल लिखना, अभी इंडिविजुअल का सिखा रही हूँ। इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ, दोनों बात लिख दो पहले। फिर साल वाइज तुम निकाल दो कि इतना साल में 45 दिन रहा, इस साल में इतना दिन रहा, लिख दो। सो फ्रॉम अप्लाइंग द अवर प्रोविजन सेड पर्सन इज रेसिडेंट बाय अप्लाइंग 61A या फिर 61C, ये दोनों सेक्शन याद रखो। हाँ, प्रोविजन लिखने से तुमको लगभग 1.5 मार्क्स दे देता है वो लोग। स्टे होगा, स्पेंट नहीं, डेट पे थोड़ी ना है। इन लास्ट ईयर नहीं, इन प्रीवियस ईयर। नहीं, अब तुम देखो तुम गलत लिख दिए। तुम लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ही did not stay in India for 182 days in the previous year. So according to this law he is non-resident. तुम तो बोल दिए वो non-resident है। तुम बोलोगे so now we will test another criteria। अब another criteria लिखो। तो दोनों से नहीं हुआ तो तुम लिखना so from applying 61A and law नहीं, so from applying 61A and 61C he is a non-resident। हाँ, immediate preceding previous year। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। हाँ, तुम ये लिखोगे कि देखो तुम लोग ये लिख सकते हो कि वी हैव 2 टेस्ट, वी हैव 2 क्राइटेरिया। हाँ, तुमको ये लिखना है इफ, जो मैं प्रोविजन लिखवाई हूं ना, तुम एग्जैक्ट यही छाप के आओ, इसको रट लो तुम लोग। इफ he satisfy any one of the condition then he becomes resident of India. So he does not satisfy condition 1, we will apply condition number 2। ये मत लिखो then he becomes non resident। समझ में आया? जो मैं लैंग्वेज लिखाई हूं, क्या लैंग्वेज लिखाई हूं, ये रहा। इंडिविजुअल शुड फुलफिल, एकदम यहीं से लिखो, पूरा छाप दो। इंडिविजुअल शुड फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन ए कंडीशन बी, लिख दिए। अब क्वेश्चन का वो प्रोविजन जो तुम्हारा दिया हुआ है न्यूमेरिकल, उसके हिसाब से निकालो। सो फ्रॉम अप्लाइंग 61A he does not satisfy condition 61A, now we will test 61C। so by applying 61C he becomes resident या he becomes non resident। समझ में आया? इस तरीके से लिखना बेटर होता है। मैं देखो एक भी चीज तुम लोग को ऐसा नहीं बताऊंगी जहां मार्क्स वो लोग काट सके, स्कोप हो, स्कोप देना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब टेस्ट ए हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, बताओ यहां तक कोई डाउट है? हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का 3 पार्ट में चैप्टर को पढ़ेंगे, टेस्ट ए, टेस्ट बी और फिर पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल प्रभु वर्मा, बिल्कुल सीएस एग्जीक्यूटिव वाले देख सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस सबके है, टैक्स सब में है, कंपनी लॉ सब में है ना, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, तो तीन सेग्रीगेशन है इस चैप्टर का। पहला टेस्ट ए, दूसरा सेग्रीगेशन हाँ टेस्ट बी और तीसरा स्कोप। आज हम लोग कौन सा पोर्शन कंप्लीट किए? ए कंप्लीट नहीं किए हैं, ए में कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं तुमको कल पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं तुमको टेस्ट बी पढ़ा दूंगी, सिर्फ पढ़ेंगे आज टेस्ट बी। अच्छा, टेस्ट बी कब लगा? जब कोई इंडिविजुअल क्या बन गया, अभी इंडिविजुअल बोलेंगे क्योंकि हम तुमको उसी का सिखा रहे हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो हम कहां आ गए, टेस्ट बी में। बट अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट नहीं बना, जैसे ब्रेटली, तो यहां आएंगे क्या? यहां आने का जरूरत ही नहीं है,
सम को पढ़ोगे तो हमेशा किसी भी सम में पहले क्या निकालना पड़ेगा, 61A और C, 61 निकालना पड़ेगा। रेसिडेंट है या नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि ब्रेटली इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, तो बुद्धि लगा के 61AC लगाने में टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्टली क्या निकालना, यहां आ जाना। बट ये चांसेस बहुत कम है, तुमको दोनों ही निकालने देगा। समझ आ रहा है? तो पहले टेस्ट ए निकाले, टेस्ट ए में या तो यहाँ या तो यहाँ, यहाँ तो एक ही चीज है, ये नहीं पूरा हुआ तो यहाँ, यहाँ दोनों होना चाहिए। ये सब बोलने का आदत डालो, तुमको याद हो जाएगा। 60 + 365 ड्यूरिंग 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ आया? और तुम लोगों को हम हर वैरायटी करा दिए, आसान, थोड़ा टफ और सबसे ज्यादा टफ। अब टेस्ट बी क्या है? टेस्ट बी बोलता है अगर कोई रेसिडेंट है, अगर है तो हम चेक करेंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सिंपल सा बात है, अगर वो ये फुलफिल नहीं करेगा तो वो ये बन जाएगा। तो किसी का भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कब होता है? टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन इंडिविजुअल हैज टू इन एडिशन ऑफ टेस्ट ए फुलफिल बोथ ऑफ द फॉलोइंग। टेस्ट ए और बी में क्या डिफरेंस है? पहले तो ये डिफरेंस है कि पहले मैम ए फुलफिल करना होगा फिर ही आप टेस्ट बी में आ सकते हैं। ए में मैम और है, एनी वन है, था ना, एनी वन, और यहाँ पे बोथ है, आपको ये भी पूरा करना है और ये भी एंड है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालने के लिए आपका मैं सिंपल सा बात बोल दी, दो कंडीशन है एंड यू हैव टू फुलफिल बोथ, देन यू कैन बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्रोविजन क्यों आसान है हम बोले? क्योंकि रेसिडेंट अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बनेगा तो वो तभी बनेगा जब वो पिछले 10 सालों में कोई 2 साल इंडिया का रेसिडेंट रहा है। क्या बोली मैं? अगर कोई पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया का रेसिडेंट रहा है तो मैम ये बात इस बात का प्रूफ है कि अगर कोई रेसिडेंट नहीं है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है। जब तक वो रेसिडेंट है तभी वो जाके ऑर्डिनरी बन सकता है या नहीं बन सकता है। समझ आ रहा है? अब क्या लिखा है अभी सब तुम ही लोग मेरे को बताओगे। वो ऑर्डिनरी कब होगा? ही हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस इमीडिएट प्रायर टू प्रीवियस ईयर। अगर मैं पूछूंगी 23-24 के लिए, मैं एकदम एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, 23-24 के लिए मैंने पूछा भैया रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के दो, तुम पहले निकालोगे रेसिडेंट है क्या। 23-24 में 182 है क्या? है, तो 60 वाला करना ही नहीं है। अब तुम क्या निकालोगे? ऑर्डिनरी है क्या। तो तुमको 23-24 के पिछले 10 साल जाना पड़ेगा, मतलब 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, जो भी 10 साल, इसके पहले का 10 साल लिखना पड़ेगा और 10 साल का, हर 10 साल का स्टे लिखोगे। किसी भी 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट बना हो। समझ आ रहा है? अब मानो मैंने पिछला 10 साल का डिटेल लिखा और नहीं, यहां वो 190 रहा है, यहां वो 120 रहा है, यहां वो 220 रहा है। मैम ईयर 3rd में और ईयर 4th में, पिछले ईयर 3rd और 4th में वो रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि 3rd में वो 182 से ज्यादा है और 4 में भी 182 या उससे ज्यादा है। तो वो ये कंडीशन पूरा किया कि नहीं? तो तुमको क्या देखना है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पहला क्या देखना है? पिछला 10 साल का डिटेल लिखना है। उस 10 में से कोई भी 2 साल चलेगा, कोई भी 2। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंसेक्यूटिव 2, कोई भी 2 में वो क्या रहना चाहिए? इंडिया का रेसिडेंट रहना चाहिए। पिछला 10 साल में वो लगातार हर साल 60 दिन 70 दिन ऐसे रहा है, लेकिन 2022-23 और 26-27 एक ऐसा साल था जब वो 200-200 दिन रहा है, हो गया 2 साल वो क्या रहा है? रेसिडेंट। क्या रहा है? 2 साल रेसिडेंट। पक्का? एक और कंडीशन क्या है? और पिछले 7 साल में, और ये पिछला 7 साल कौन सा है? जो नहीं, जो ये प्रीवियस नहीं, इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सेम तुम्हारे लिए पता है, ये वाला निकालना बहुत आसान है। तुमको सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लैंग्वेज पे मत जाओ, बहुत आसान है। हम पिछले 10 साल का डिटेल लिखे थे, वहां में से कोई 2 साल रेसिडेंट है, एक कंडीशन हो गया। यहां और नहीं है, दूसरा भी तो चाहिए। उसी 10 में से 23-24 का एग्जैक्ट पहला 7 साल ले लो, तो तुमको अलग से लिखना पड़ेगा क्या? और 7 साल का टोटल स्टे कितना आना चाहिए? स्टे आना चाहिए। यहां क्या आना चाहिए? स्टे। तो वो क्या बन जाएगा? OR। क्या बन जाएगा? OR।
फिर से बोलती हूँ, कोई रेसिडेंट है, उसके लिए या तो 182 या 60 प्लस 365, दोनों में से कोई एक है रेसिडेंट। अब देखेंगे ऑर्डिनरी है क्या। कुछ नहीं, ऑर्डिनरी है यानी पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले जो साल का पूछ रहा है उसके पहले 10 साल का डिटेल लिख लेंगे। डिटेल का मतलब आपको पता है, स्टे कितना दिन रहा है, लिख लिए। अब देखेंगे उस 10 साल में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट है क्या। मिल गया, मुर्गा मिल गया, कोई 2 साल में वो 200 दिन रहा है, पहला कंडीशन पूरा। अब उसी 10 में से नीचे का 3 हटा देना, तो ऊपर का 7 बचा। ऊपर का 7 का टोटल मिला के स्टे कितना होना चाहिए, 730। तो वो क्या बन गया, मैं तुमको गारंटी दे सकती हूँ इस तरीके से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कोई नहीं बताएगा। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट लोगों को टफ लगता है, तुम बोलोगे मेरे को रेसिडेंट फिर भी थोड़ा टफ लगता है, ऑर्डिनरी तो बहुत आसान है। पिछले 10 साल का डिटेल लिखेंगे, उसमें से कोई 2 में रेसिडेंट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन के लिए नीचे 3 साल को इग्नोर करेंगे, 7 साल का टोटल कर देंगे। एकदम आसान है ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना, बस तुमको ट्रिक पता होना चाहिए। समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन दिए थे ये बनाए थे आप लोग, बताती हूँ। एक्स एक फॉरेन सिटीजन है और वो 24-25 में 83 डेज है, और बोल रहा है 24-25 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। यहाँ असेसमेंट ईयर का झमेला ही नहीं है, डायरेक्ट तुमको प्रीवियस ईयर दे दिया है। प्रीवियस ईयर 24-25 में वो कितना दिन है, बोल दिया 83, तुमको बोल दिया 182 की तरफ मत देखना, तो 60 देखो और 365 देखो। तो क्या वो 24-25 में 60 है, 83 है। अब 24-25 का पिछला 4 साल जाएंगे, मतलब 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 121 दिन, 175 दिन, 15 दिन, 67 डेज टोटल कर देंगे। इट कम्स मोर देन 360 डेज, 365 डेज से ज्यादा है, तो वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। अब इसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है। अब तुमको रियलाइज हो रहा होगा कि मैम इतना साल का डिटेल क्यों दिया है, समझ आ रहा है। तो 24-25 से पिछला 10 साल, पिछला 4 साल तो हम तुमको दिए ही थे, और लिख लो 19-20, 18-19, 17-18, है ना, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, हो गया। ये वाला कॉलम अननेसेसरी है, ये देखने का जरूरत नहीं है ना। 24-25 से पिछला 10 साल कहां पे खत्म होता है, 3 इधर, 14-15 पे, ठीक है। अब मेरे को आप लोग कोई भी बताओ, किसी भी साल तुमको दिख रहा है क्या कि वो रेसिडेंट है, मेरे को तो दिख रहा है। कोई भी 2 साल दिख रहा है कि वो रेसिडेंट है, 14-15 में है नहीं, 182 लगाओ ना, 15-16 में दिख रहा है, यस दिख रहा है, 18-19 में 265 है, 19-20 में 310 है, 182 वाले क्राइटेरिया से है ना रेसिडेंट। और अब पिछला 7 साल का टोटल स्टे टैली करो, एकदम हो जाएगा। पिछला 7 साल कौन सा लेंगे, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, इसका टोटल 730 आना चाहिए, ज्यादा ही आएगा, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब समझ में आया, तुम्हारा पूरा खेला प्रीवियस ईयर से है, इसीलिए मैं बोली असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में देगा, पहले प्रीवियस ईयर लिख लेना, संकोचाना मत, प्रीवियस ईयर लिखे। अगर क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस बोला है तो उसका पिछले 10 साल का डिटेल लिख लेना, अगर दिया है तो ठीक, जैसे हम एक टफ सम दिए और निकालना है तो निकाल के 10 साल का डिटेल लिख लेना। बोलो, कब रेसिडेंट में 60 में 60 में काउंट नहीं, प्रीवियस ईयर का पिछला 10 साल लेते हैं, 24-25 का पहला 10 साल, 24-25 का पहला 7 साल, 24-25 का पिछला 4 साल। समझ में आया, देखो ना कहां से शुरू किया है, समझ रहे हो। बोलो मुस्कान, कोई डाउट। इस तरीके से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया। तो कैटेगरी 1 और 2 हमारा 90% हो गया, कैटेगरी 1 और 2 में थोड़े अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, 15 लाख का वगैरह का कुछ लिमिट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास। आज समझ में आया ये निकालना। तो हमारा सबसे पहला बेसिक चीज क्या है, हमें प्रीवियस ईयर समझना है।
प्रीवियस ईयर का स्टे बस दो ही चीज में काम आता है, या तो 182 या 60, नहीं तो हमेशा उसके पहले के 4 साल, उसके पहले के 10 साल और उसके पहले के 7 साल से काम। आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा? क्लियर हुआ? इस तरीके से सम बनेगा। समझ आया? दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है? बोलो। हाँ, इजी है 182 लेके करना? तुम बताना मेरे को, इजी है ना? तो जब मेरे को दिख रहा है 14-15 से लेके 14-15-15-16 दिख रहा है डिटेल, तो हमको दिख रहा है कि 18-19-19-20 में वो रेसिडेंट है, क्योंकि 182 है, उससे ज्यादा है, तो हम फिर क्यों लगाएंगे 63-65? तुम्हारा बात तब वैलिड होता जब 18-19-19-20 का स्टे मानो 120 दिन होता, तब हमें क्या लगाना पड़ता? 60। तो वो लगता क्या? तब हमें निकालना पड़ता कि वो पिछले कोई भी 2 साल रेसिडेंट है क्या। कैसे लगाते तब? तब ये देखते कि पिछला 4 साल का टोटल करते, 23-24, 22-23, 21-20, 22-20-21, है ना? नहीं, तुम ये तो करके 24-25 का निकाल रहे हो वो रेसिडेंट है कि नहीं। तुमको पिछले 10 साल में कोई 2 साल रेसिडेंट चाहिए, 23-24 हटा दो। मैं कॉपी में बताती हूँ। 24-25 में कोई रेसिडेंट है या नहीं, तो देखते 24-25 में वो 182 डेज है या नहीं। नहीं है। तो इसी साल में 60 है क्या, और प्लस पिछले 4 साल में 365 है क्या? एक सेकेंड, तो ये इस साल का बता रहे हैं तो बोलते रेसिडेंट है। अब देखते हैं वो ऑर्डिनरी है या नहीं। मेरा बात सुनना, ऑर्डिनरी को देखने का दो तरीका है। कंडीशन तो दो ही है, तरीका बोल रही हूं दो है। एक, पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, और 730 दिन होना चाहिए 7 साल में। कौन सा 7 साल? 24-25 का पिछला 10 साल और पिछला 7 साल। अब हम लोग देखें कि जो इसका पिछला 10 साल है, मानो मैं ऐसे लिखती हूं, और इसको हम दे रहे हैं रैंकिंग 11, ये 11वां साल है। अब समझ में आया? अब हम लोग देखें कि हर पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। किसी में वो 100 है, किसी में 120 है, किसी में 130 है, किसी में 140 है। अब बोलो, क्या 182 वाले क्राइटेरिया से वो 2 साल रेसिडेंट बनेगा? तो हमें लगाना पड़ेगा पिछले 10, एक समय समझना, ये जो साल है इसमें हम लोग निकाल लेते कि क्या इसमें वो रेसिडेंट है। तो इसका रेसिडेंट देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? इसका पहला 4 साल का 365, 1 2 3 4 आई गेस हो रहा है, हो रहा है। और 60 तो है ही वो 10 दिन 10 में, 10th ईयर में। समझो मेरा बात, तो वो कंडीशन ए और बी दोनों फुलफिल कर रहा है, 60 भी और 365 भी। बट ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए है? 23-24 के लिए, इसके जस्ट 1 साल पहले के लिए, तो वो रेसिडेंट है। फिर वैसे हम लोग किसी और ईयर को टेस्ट कर लेंगे, ये मैं रैंडमली कर रही हूँ। फिर मैं टेस्ट की क्या वो 9th ईयर में रेसिडेंट है, तो क्या वो 9th में 182 है? नहीं है। तो 9th में देखेंगे 60 है क्या? है। और 9th के पहले 4 साल 365 है क्या? 1 2 3 4 है। तो वो 9th ईयर में भी क्या है? रेसिडेंट है। समझ आ रहा है? जिस ईयर का रेसिडेंट देखना है उसके पहले 4 साल लगाना पड़ेगा। तो 23-24 में वो रेसिडेंट है ये थोड़ी ना हम देख रहे हैं, जब हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक कर रहे हैं तो। समझ रहे हो? तब तो किसी भी 2 साल में पिछले 10 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। पिछला 10 साल में ये साल काउंट है क्या? नहीं। तो हमें इस 10 साल में से कोई भी 2 साल में रेसिडेंट देखना है। मैम आप ये नीचे से क्यों लिए, मतलब इसके जस्ट पहले वाला साल क्यों लिए? क्योंकि ये इजी है निकालना। अगर मैं ये साल लेती नहीं होता, तो हम माथा ही नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ये लेंगे। लेकिन मैं बताऊं एक बात, आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देगा कि ये 190 डेज है, ये 190 डेज है, तुमको वो 60 और 365 वाला लगाना नहीं पड़ेगा। कल मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगी,
ठीक है, जो आप बोले आसान है, आप बना लोगे। बस ये प्रीवियस ईयर कंसिडर ना करके ये करना और एक बार ये करना, इसको प्रीवियस ईयर सोच के पिछला 4 साल सोचना। बस कल हम लोग पहले इसके ऊपर सम बनाएंगे, मेरे को याद दिला देना अगर मैं भूल जाती हूँ तो। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ए और टेस्ट बी का थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन है। कल बहुत सारा सम बनाएंगे, 5 से 10 सम। मैं इतना सम बना देना चाहती हूँ कि आपका आरटीपी, एमटीपी, पोस्टल ईयर और एमक्यूपी सब कवर हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कल अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज मैं फिर कराऊंगी आपको इसी का सम्स। ठीक है, कल से हमारी डीटी की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट 3 क्लासेस जो यूट्यूब पे होनी थी वो हो चुकी है। टुडे वाज 3rd क्लास। अब आप लोगों जो एनरोल्ड बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए क्लास होगी। अगर किसी ने एनरोलमेंट नहीं लिया है एंड दे आर विलिंग टू एनरोल, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके अभी भी एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए किसी का क्वेरी है तो कुछ। वेबसाइट पे कैसे लेना है एडमिशन मैं बता दूं आपको, हमारे वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, scclasses.com, कोर्सेज में जाना है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, जो भी आपका कोर्स है सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे फीस वगैरह दिख जाएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप। अगर आपको टैक्स लेना है तो सिर्फ टैक्स का भी क्लासेस है। सेम फॉर सीएमए, अगर आपको सीएमए लेना है सीएमए में जाओ, इंटर में जाओ, आपको सीएमए इंटर का भी सारा कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। दिस वे यू कैन एनरोल फॉर योर सेल्फ। सीएस एग्जीक्यूटिव के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी से, मतलब 2 जनवरी से। ठीक है, तो जनवरी में हमारा सीएस का एग्जीक्यूटिव का भी नया बैच शुरू हो रहा है, जिनके लिए भी लॉ टैक्स ये सब ऑलमोस्ट बराबर रहता है। ओके गाइज, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। मजा आया, बहुत अच्छे। ऐसे ही बस टैक्स में करते रहेंगे, एकदम आराम से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।